नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम विश्लेषण करेंगे। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में महा बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक, जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और अपने आप में ये बेहद अहम है बैठक। और हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। दूसरी खबर है, धर्मांतरण मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हैं और धर्मांतरण मामले पर एक और नया मोड़ आ गया है। जाकिर कनेक्शन सामने निकल कर आया है। तीसरा, मुंबई में मीटिंग चल रही थी जो फिलहाल खत्म हो गई है। आरएसएस संघ और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, ये भूमि को लेकर जो बैठक थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। चौथी खबर, खेला होई, यानी कि बंगाल के तर्ज पर खेला होवे जो एक स्लोगन, एक नारा था, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में सपा ने एक नया नारा यहां पर सामने आया है, खेला होई। तो इन खबरों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, दिल्ली में महा बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यह बैठक 370 पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक, जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पुराने गिले शिकवे मिटाकर ये बैठक की जा रही है। एक अलग माहौल और खुशी मन के साथ तमाम जम्मू कश्मीर के नेता आज पहुंचे और ये बैठक फिलहाल जारी है। नजर सभी की इसी पर टिकी है कि आखिरकार इस बैठक से क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। बैठक में तमाम चीजें रखी जा रही होंगी जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरफ से। जो तमाम नेता पहले जम्मू कश्मीर में जिनको नजरबंद किया गया, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन नेताओं की नजरें मिली होंगी तो जाहिर सी बात है तमाम बातें हुई होंगी, पुराने गिले शिकवे भी दूर किए गए होंगे। लेकिन इन सब के बीच अपने आप बेहद अहम ये बैठक, जहां पर ये कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मैं विकास चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के हर एक आदमी को गले लगाना चाहता हूं और वहां पर जितना ज़्यादा विकास हो सकता है, युवाओं को लेकर रोजगार की जो उम्मीद, और ये कहा जा रहा था कि एक नया जम्मू कश्मीर, उसी की उम्मीद है अब जम्मू कश्मीर की जनता को। हालांकि बैठक अभी चल रही है, लेकिन देखना ये होगा कि बैठक से क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। 370 पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बैठक जारी है, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस बैठक में? फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2 सालों बाद ये संवाद हो रहा है। 2 सालों बाद कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ जो है यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। ये चर्चा बेहद अहम है। 370 खत्म करने के ऐलान के बाद कोई डायलॉग नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से आज जो 8 पार्टियों के जो 14 लीडर इस समय प्रधानमंत्री के साथ उनकी टेबल पे उनके घर पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोगों में से ज्यादातर ऐसे चेहरे हैं जो लंबे समय से जो है नजरबंद रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने कश्मीर को लेकर के जो है प्रतिबंध झेले हैं और अब जाकर प्रधानमंत्री से रूबरू हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बीच में ये पूरा डेडलॉक हो गया था, ये 2 सालों का जो पूरा जो है कम्युनिकेशन गैप था, रिश्तों में जो बर्फ जम चुकी थी वो धीमे धीमे पिघलेगी। और यही वजह है कि बेहद लंबा समय, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये बैठक कंटिन्यू है अभी तक और अभी खत्म होने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। तो सीधी सी बात समझिए कि जाहिर बात है गंभीर मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है, कश्मीर की बेहतरी को लेकर के बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबको समझ में आ गया है कि बगैर बातचीत किए, बगैर आपस में कन्वर्सेशन किए कुछ हासिल नहीं होना है। उपकार ग्रुप बना था कि 370 जब तक खत्म नहीं होगी, वापस नहीं होती, तब तक जो है वहां पर कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई विकास नहीं हो सकता और हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि एक्चुअल जो कश्मीर की आवाम है वो क्या चाहती है। कश्मीर की आवाम चाहती है वहां पर अमन बहाली, कश्मीर की आवाम चाहती है वहां डेवलपमेंट। वो सारी चीजें जो है
अब इन सबको इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकली आइसोलेट हो जाएं, वो जो इरेलेवेंट हो जाएं, और यही वजह है कि आज सब एक साथ बैठे हैं, एक टेबल पर बैठे हैं, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर देखा जाए तो परिसीमन का मुद्दा, उस पर चर्चा हो सकती है, जमहूरियत की बहाली को लेकर के बातचीत हो सकती है, कैसे विधानसभा चुनाव कराए, क्योंकि 2018 के बाद से वहां पर जो है एक तरह से केंद्र का ही शासन चल रहा है। ठीक है ब्रजेश, बहुत अहम है ये बैठक और लगातार आप इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने लंबे समय बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तमाम बड़े नेता बैठे होंगे तो तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे दूसरी खबर की। धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त मोड पर नजर आ रहे हैं। वो खुद पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने जांच एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, साजिश करने वालों पर सख्त एक्शन लें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। अवैध धर्मांतरण कराने वालों की संपत्ति जब्त हो सकती है। तो यूपी में धर्मांतरण मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण प्रकरण की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जाकिर कनेक्शन भी सामने आया है, अपडेट क्या है आपके पास इस मामले पर? बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना रखा है, जिसमें कोई भी इस तरीके का व्यक्ति है जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त होता है तो उसके खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसके तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को उठाया है, जिसमें उमर गौतम और साथ ही साथ में जहांगीर से लगातार पूछताछ हो रही है। कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि इन दोनों को कई ऐसे संस्थान थे जो कि इनके संगठन से जुड़े हुए थे और लगातार इनको मदद पहुंचा रहे थे। जहां तक फंडिंग का सवाल है, उसको लेकर भी कई अहम तथ्य निकलकर सामने आए हैं। मतलब कि इनको विदेश से फंडिंग हो रही थी। केवल यूपी नहीं, देश के 24 से ज्यादा राज्यों में इनका नेक्सस लगातार चल रहा है। जो गरीब लोग थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, ऐसे लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, जिनको कहीं न कहीं बरगलाकर प्रलोभन देकर इस तरीके की धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। हालांकि उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उसने साफ किया है कि 1000 से ज्यादा लोगों का अब तक धर्म परिवर्तन वो करा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई लोग शामिल हैं, जिसको लेकर लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। जहां तक आज एडीजी ने जो अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, उसमें साफ किया है कि हम एक एटीएम नंबर भी जारी करेंगे, जिसका प्रयोग कहीं न कहीं इनके द्वारा धन उगाही के लिए किया जा रहा था, जिसका प्रयोग इस तरीके के धर्मांतरण कराने के मामलों में किया जा रहा था। तो कहीं न कहीं लगातार इनके हर उस नेक्सस को तलाशने की कोशिश यूपी एटीएस लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पूरे मामले पर सीधे नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट वो स्वयं ले रहे हैं। और उन्होंने साफ किया है कि ऐसे किसी भी आरोपी के खिलाफ जो इस तरीके के मामलों में लिप्त है, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। गैंगस्टर और एनएसए जैसी धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ में उनकी संपत्तियों के जब्तीकरण की भी कार्रवाई हो। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक सख्त संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को दे दिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार उस नेक्सस को तलाशने की कोशिश कर रही है। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में भी आज एटीएस ने छापेमारी की थी और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं दोनों के संपर्क में थे, उनसे पूछताछ की गई थी। चलिए एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्यार जब धोखे में बदल जाए तो धोखा कहीं ना कहीं दिल के कोने में जिंदगी भर रहता है। मामला मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर के एक लड़के ने नाम बदलकर हमीरपुर की एक लड़की को अपने जाल में फंसाया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक नहीं बल्कि 3 लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया और उनका धर्म परिवर्तन भी करवाया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अंजलि उर्फ अंजुम बेजार है। उसकी आंखों ने जो सपने देखे थे वो अब टूटे तारे की तरह गिरकर खामोश हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली अंजलि को मुजफ्फरनगर के वसीम नाम के मुस्लिम युवक से प्यार हो गया। अंजलि ने शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया और अंजुम बन गई। आरोप है कि वसीम उर्फ मोनू ने अपना नाम बदलकर 3 लड़कियों को शिकार बनाया है।
वसीम इस समय कश्मीर में रहकर कपड़े का काम कर रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदूवादी संगठन आरोपी वसीम के घर पर पहुंच गए और अंजलि को बरामद किया। इन संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग की है। देखिए, आज हमें सूचना मिली थी कि एक हमारी हिंदू बेटी को एक जिहादी, एक विधर्मी अपने लव जिहाद में फंसाकर और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर और उसे अवैध रूप से अपने यहाँ खतौली में रखे हुए हैं। जैसे ही हिंदू जागरण मंच की टीम को ये खबर लगी तो हमारी टीम तुरंत सक्रिय हुई। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात हुई। हमारी यही मांग है कि जो इसके मोनू वसीम के जो परिवारजन हैं जिन्होंने उसे शरण दी है वो अपराध में बराबर के भागीदार हैं। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी श्यामपुरी का है। यहाँ की सभासद की माने तो आरोपी वसीम ने अंजलि को अंजुम बताकर निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो कागजात दिखाए थे वो सभी फर्जी थे। चौंका देने वाली बात यह है कि वसीम ने अंजलि उर्फ अंजुम का धर्म परिवर्तन, निवास प्रमाण पत्र और अपना निकाहनामा भी बनवा रखा था। वहीं हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि खतौली क्षेत्र में एक ऐसा गैंग है जो अपना नाम बदलकर हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मोमडन लड़का है, मोनू नाम रखा हुआ है अपना, और ये झांसी साइड से अंजलि नाम की लड़की को भगा के लाया है। इसी मैटर में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे भाई मोमडन के यहाँ हिंदू लड़की आई है जी। लव जिहाद का मैटर है। ये लड़की हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। हिंदू लड़की है, लड़की हमें ही मिलनी चाहिए। और ये तीसरी लड़की भगा के ले गया, पहले से एक पूरे से भगा के ले गया। और ये लड़का क्रिमिनल है। अब तक क्या मामला निकल कर रहा है, क्या लगता है इसमें? लव जिहाद का लगता है। इसने ये हिंदू ही लड़कियों को टारगेट बनाता है। वहीं आरोपी वसीम के परिजन भी उसकी कारगुजारियों से परेशान हैं। उनका कहना है कि 2014 में भी वसीम खतौली की एक हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया था। इस मामले में वसीम को जेल भी हो चुकी है। जो मेरा छोटा भाई है वसीम, वो कुछ टाइम पहले एक लड़की है अंजलि नाम की, इसको लेकर आ गया था। इनकी कुछ मुझे इस बात का कभी भी मतलब ये नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ था। तो इसके भाई की कॉल आई मेरे पे, जो लड़की अंजलि है। उन्होंने मेरे से बोला कि क्या आपके भाई का नाम मोनू है? मैंने कहा हाँ जी, मेरे भाई का नाम मोनू है। क्या लगे आपका भाई मेरी बहन लेकर चला गया है। दिन वो आया, आने के बाद पता लगा कि ये लड़की उधर से अपने घर से आई थी और ये इधर से गया था। ये कहीं पे भी मिले, दिल्ली के आसपास में जहाँ पर भी मिले, बताया अभी तक नहीं है। मिलने के बाद उसको यहाँ ले आया। लाने के बाद मैंने इसके भाई को सूचना दी, उससे बात करी राहुल से। राहुल जी ने कहा कि जो यहाँ से गया है वैसे यहाँ पर आए और आकर हमारे यहाँ पर आकर थाने में लिख के दें, हमें अंजलि से कोई मतलब नहीं है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर योगी सरकार अब काफी सख्त हो चुकी है। सरकार लव जिहाद पर कानून बनाकर आरोपियों को कड़ा सबक सिखा रही है। सचिन जोहरी, न्यूज़ 1 इंडिया। मुंबई से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरएसएस और राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले को लेकर जो मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। चंपत राय महंत गोविंद गिरी जी महाराज इस मीटिंग में मौजूद रहे। जमीन खरीद मामले को लेकर यह बैठक हुई। आरएसएस की तरफ से भैया जी जोशी मीटिंग में शामिल हुए। जमीन खरीद मामले में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ट्रस्ट जनता को बताया कि जमीन खरीद में गड़बड़ी नहीं हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। मुंबई से बड़ी खबर, आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। चंपत राय महंत गोविंद गिरी जी महाराज इस बैठक में मौजूद रहे। और अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अब राघवेंद्र, फिलहाल मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन जो मीटिंग में जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अब ट्रस्ट ये बताएगा कि जमीन खरीद में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आपके पास क्या जानकारी है? गिरी जी महाराज, इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो ये सब आरएसएस के भी कार्यकर्ता है, इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य भी है। गंभीर आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया था आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इसके अलावा
मोहन पांडे जो समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर जमीन खरीदने के मामले में एक घोटाले को लेकर के गंभीर आरोप लगाया था। उसके बाद से लगातार सुर्खियां भी विपक्ष बटोरता रहा और क्योंकि सियासत अपने आप में गर्म होती चली गई। कहीं न कहीं से यही कारण था कि कल एकाएक जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों को सीधे मुंबई बुलाया गया था। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं, कृष्ण गोपाल जी जो आरएसएस से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पहले ही एक क्लीन चिट के तौर पर जो है उन्हें क्लीन चिट दे दी थी और इसके बाद जो है कहा जा रहा था कि निश्चित तौर पे जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है, कहीं ना कहीं से बैठक करने के बाद एक बड़ा निर्णय संघ की तरफ से लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं से मानहानि या अन्य कोई बड़ी विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। बैठक आज मुंबई में जरूर हुई, लेकिन परिणाम उत्तर प्रदेश में जल्द ही देखने को मिलेंगे, ऐसा सूत्रों का बड़ा दावा है। चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर है हाथरस से, जहां पर हाथरस में शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। एक अस्पताल के बाहर एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला अस्पताल में भर्ती थी, उसके साथ एक नर्स भी थी, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। क्या कह रही हैं तस्वीरें, रिपोर्ट में देखिए। हाथरस में अस्पताल की लापरवाही, हॉस्पिटल के गेट पर नौनिहाल का जन्म। आखिर क्यों नहीं जागी डॉक्टरों की संवेदना? मासूम की जिंदगी से आखिर खिलवाड़ क्यों? इस मासूम के दुनिया में आने की कहानी शायद आपको रुला जाए। किस्मत ऐसी कि अस्पताल के बाहर शौचालय के पास जन्म हुआ और बेरुखी इस कदर दामन से लिपटी कि किसी को अपनी कहानी सुनाओ तो रोना आ जाए। दरअसल हाथरस बागला जिला अस्पताल में एक महिला ने डॉक्टरों की लापरवाही से अस्पताल के गेट पर बने शौचालय के पास बच्चे को जन्म दिया। सार्वजनिक शौचालय के पास बच्चा पैदा होने की खबर से अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। न्यूज़ 1 इंडिया ने जब खबर चलाई तो प्रशासन हरकत में आया और डीएम रमेश रंजन खुद हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने पीड़ित महिला के परिजनों से मामले की जानकारी ली। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि महिला पहले से अस्पताल में भर्ती थी और उसके नर्स भी मौजूद थे। नॉर्मल रूटीन विजिट भी थी, प्लस प्रकरण संज्ञान में आया तो उसको देखने आया। उसमें बेसिकली जिनकी डिलीवरी हुई है वो डॉक्टर साहब की टीम ने बताया, तो उन्होंने बताया जिनकी डिलीवरी हुई है वो हॉस्पिटल में पहले से भर्ती थी। उसके बाद उनको थोड़ा बाहर घूमने की इच्छा हुई है, जो बाहर निकली थी, तभी सडन पेन शुरू हो गई थी। उस समय में जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स उनके साथ में वहाँ मौके पर भी थे और फिर उनको तत्काल भर्ती कराकर भीतर हॉस्पिटल में ले आया गया। बच्चे ठीक हैं, दोनों की सोच भी सही है और दूसरी समस्या नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही से महिला की जान भी जा सकती थी। आनन फानन में महिला को अस्पताल में लाया गया। गनीमत की बात यह रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हाथरस में अस्पताल की लापरवाही। तो हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन इस मामले पर क्यों नहीं जागा और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच इस लापरवाही की वजह से एक बच्चे और एक मां की जान भी जा सकती है। लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और ऐसे लोगों पर जिनकी वजह से ये हुआ है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से एक महिला बच्चे को जन्म देती है। अस्पताल के बाहर एक शौचालय बना है, उसके गेट के बाहर एक महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ता है। जिम्मेदार कौन है? अस्पताल प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना रहा? क्यों महिला को बेड मुहैया नहीं कराया गया? ऐसे तमाम सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। तो अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया महिला ने, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए तस्वीरें में देख सकते हैं आप, महिला के परिजन उसके साथ मौजूद हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर से कोई भी नर्स, डॉक्टर सामने नहीं आया। किसी ने ये तक
कोशिश नहीं की कि उस महिला की हेल्प की जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए ताकि उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो सके। ये वाकई शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। जब स्वास्थ्य विभाग को लेकर इतने दावे किए जाते हैं, इतना पैसा खर्चा किया जाता है, एक अच्छा खासा बजट तैयार किया जाता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वाकई और खबर है गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद मामले में ट्विटर इंडिया को बड़ी राहत मिली है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई है। मनीष माहेश्वरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। माहेश्वरी से वर्चुअली पूछताछ कर सकती है पुलिस, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले में 29 जून को अगली सुनवाई होगी। मनीष माहेश्वरी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं हर तरह की जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हूं। तो गाजियाबाद मामले में ट्विटर इंडिया को बड़ी राहत मिली है। और गौरव यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव यादव, पूरे मामले को लेकर तो मनीष माहेश्वरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई। गौरव यादव कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच ये राहत भरी खबर है मनीष माहेश्वरी के लिए। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे। तो ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो मनीष माहेश्वरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई गई। माहेश्वरी से वर्चुअली पूछताछ कर सकती है पुलिस, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और न्यूज़ रूम लाइव की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।